वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी फॉर स्टूडेंट्स। इसमें आज हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। आई एम मिस राज अलवेरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आर कॉलेज अलवर। तो ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि यह किन किन यूजेस में इसको लिया जाता है। ब्रायोफाइटा, दे आर आल्सो नॉन एज लिलीपुटियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को यहाँ पर लिलीपुटियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। लिलीपुटियन से मतलब है कि जो इनका साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है। जो और प्लांट्स हम देखते हैं उनके कंपैरिजन में इसका साइज़ बहुत छोटा होता है और इनकी लाइफ साइकिल भी छोटी होती है। तो इस तरह से इनको ब्रायोफाइट को लिलीपुटियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा हैव शॉन देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सिंस द स्टोन एज। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्टोन एज से ही अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस शो कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो स्टोन एज से ही देखा जा रहा है कि जो पहले जो ह्यूमंस होते थे वो भी इसको यूज़ में लिया करते थे। In modern age, the bryophytes have attracted environmentalists, botanists, industrialists, horticulturists and pharmacists due to their economic importance. तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि जो स्टोन एज था उस टाइम पर भी ह्यूमंस इन्हें यूज़ में लिया करते थे और मॉडर्न एज में तो इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि ब्रायोफाइट्स का जो यूजेस हैं उसके कारण इन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट को अट्रैक्ट किया क्योंकि एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम आते हैं। बॉटनिस्ट ने इन्हें यूज़ में लिया, जैसे कि हमारे जो लैब्स होती हैं उनमें भी इनके प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं और इनके जो क्लासिफिकेशन ये सारी चीज़ों में यूज़ में आते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल प्राप्त हो जाता है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट इनको यूज़ में लेते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट से मतलब हो गया कि जो हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, जहाँ पे फूल और जो फल वाले जो प्लांट होते हैं इनको उगाया जाता है। तो जैसे नर्सरीज होती हैं उनमें भी इनको यूज़ में लिया जाता है। फार्मासिस्ट, और इनमें कुछ ना कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं जिस कारण से इनका मेडिसिनल यूज़ देखा जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न एज है वहाँ पर अब यह बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं वो उन सब में यह यूज़ आता है और इस कारण इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बहुत ही ज़्यादा है। इकोनॉमिकली द ब्रायोफाइट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज। जब इकोनॉमिकली देखते हैं तो ब्रायोफाइट्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कि किस तरीके से इनका यूज़ हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट है डायरेक्ट यूज़ ऑफ ब्रायोफाइट एंड सेकंड इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ ब्रायोफाइट। तो यहाँ पे हमें दो तरह के यूज़ देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट यूज़ कि मतलब हम जैसे प्लांट लिया और उसको हम डायरेक्टली यूज़ में ले रहे हैं किसी ना किसी चीज़ के, और इनडायरेक्ट यूज़ कि डायरेक्ट प्लांट की फॉर्म में ना और कोई उसका इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस हमको देखने को मिल रहा है कि उस प्लांट से और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम दो कैटेगरी में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट यूजेस एंड द इनडायरेक्ट यूजेस। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं डायरेक्ट यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट यूज देखते हैं तो उसमें आता है पीट। पीट क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम पीट देखेंगे। डेड वेजिटेटिव मैटर इज पार्शियली डिकम्पोज्ड बाय द वाटर इन द बॉग एंड ग्रेजुअली compressed and carbonized under pressure of the overlapping late deposits and water. This is called peat. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पीट से क्या मतलब हो गया, जो वेजिटेटिव मैटर था ब्रायोफाइट्स का तो वो डेड हो जाएगा एक टाइम के बाद। अब वो डेड हो जाने के बाद जैसे ही, और हमको यह भी पता है कि ब्रायोफाइट्स की ग्रोथ हमेशा ऐसे रीजन में होती है जहाँ वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस होगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसका डेड वेजिटेटिव मैटर है, इसके ऊपर यह वाटर में जाने लग जाता है और धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, ये कंप्रेस्ड होता चला जाएगा और यह कार्बोनाइज्ड हो जाएगा।
और इसके ऊपर और डिपोजिशन होता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो सबसे ओल्ड वेजिटेटिव मटेरियल है वो तो नीचे की तरफ चला जाएगा और ऊपर की तरफ और न्यू मटेरियल आता जाएगा, या धीरे धीरे कंप्रेस्ड हो जाएगा, कार्बोनाइज्ड हो जाएगा, और इस तरह से इसको पीट कहा जाता है। दिस इज़ डार्क ब्राउन इन कलर एंड स्पॉन्जी सब्सटेंस। यह कलर में डार्क ब्राउन कलर का होता है, जो जब पीट को हम देखते हैं तो डार्क ब्राउन या डार्क शेड में होगा, और स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पीट स्फैग्नम एंड अदर मॉसेज। अब यहाँ हम यह देखते हैं कि जो पीट है वेजिटेटिव मटेरियल है ये पूरा, जो कि कंप्रेशन के कारण ऐसा बन चुका है, जिसको हम पीट कह रहे हैं। तो ये किन प्लांट से मिलकर के बन रहा है, कौन से ब्रायोफाइट्स हैं जो पीट बनाते हैं? तो ये है स्फैग्नम और अदर मॉसेज। जो मॉस प्लांट होते हैं वो इसका फॉर्मेशन करते हैं। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी रीड, सेज, ग्रासेस, फर्न्स एंड श्रब। जो छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं तो उनका भी माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर देखा जाता है। मोस्टली स्फैग्नम इज़ अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पीट। लेकिन जहाँ मोस्ट उसकी बात करेंगे कि कौन सा प्लांट है जो कि पीट बनाता है, तो वहाँ पर स्फैग्नम का नाम लिया जाएगा कि जो स्फैग्नम प्लांट है वो उसका काम यह है कि पीट का फॉर्मेशन करना। तो यही कारण है, सो द स्फैग्नम इज नॉन एज पीट मॉस, और यही कारण है कि स्फैग्नम को हम पीट मॉस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हाउ पीट इज फॉर्म, कि पीट बनता कैसे है। तो पीट कुछ इस तरीके का मटेरियल होता है जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, भुरभुरा सा मिट्टी जैसा ब्राउन कलर का मटेरियल यह होता है। द बॉग प्लांट ग्रोज लग्जरियंटली एंड फॉर्म डेंस वेजिटेशन। जो बॉग प्लांट है या स्फैग्नम प्लांट होता है वो लग्जरियंटली बनता जाएगा, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो लग्जरियंटली होती जाएगी, मतलब बिल्कुल डेंस वेजिटेशन की फॉर्म में यह पाया जाता है। कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और जो वहाँ पे जो लैंड होती है उसे कम्प्लीटली कवर कर लेता है। द बेसल ओल्डर पोर्शन डाई। तो अब जब वो उसको कवर कर लेगा तो जो नीचे वाला ओल्डर पोर्शन है वो डाई हो जाता है। Thus, the large amount of dead vegetative matter accumulate each year and gradually filling the pond or lake. इस तरह से क्या होगा, जो धीरे धीरे जो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो उसमें एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और हर साल धीरे धीरे जो पॉन्ड या लेक होती है उसमें यह एक्यूमुलेट होता जा रहा है और उसको यह कम्प्लीटली फिल कर देता है। The deposits compressed and hardened by the weight above the fresh deposit. तो इस तरह से जो डिपॉजिट होता है वो धीरे धीरे कंप्रेस्ड हो रहा है क्योंकि नीचे ओल्डर रहता है और उसके ऊपर धीरे धीरे वो हार्ड होता चला जा रहा है और कंप्रेस होने के कारण जो फ्रेश जो डिपॉजिट होगा वो ऊपर की तरफ दिख रहा है यहाँ पर, और जो ओल्ड होगा वो सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर चला जाता है। इन दिस टाइम this deposit become thick, this compacted, partially decomposed and carbonized dead plant deposit are known as peat. तो इस तरह से जो नीचे की तरफ जो सबसे पहले डिपॉजिट हुआ है वो धीरे धीरे कंप्रेशन के कारण थिक होता चला जाएगा और थिक होकर के वो कॉम्पैक्टेड हो गया, पार्शियली डिकम्पोज्ड है और उसका कार्बनाइजेशन भी हो गया। तो इस मटेरियल को हम पीट कहते हैं, जो कुछ इस तरह से भुरभुरा सा मटेरियल होता है, ब्राउन कलर का मिट्टी जैसा दिखाई देगा, यह बनता है। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ पीट। तो सबसे पहले इसका यूज़ आता है एज फ्यूल, कि इसे फ्यूल की तरह यूज़ में लिया जाता है। तो जो पीट होता है इसको क्या कहता है, कॉम्पैक्ट हो गया, अब इसे के ब्लॉक्स काट लिए जाते हैं इस तरह से, ये चौकोर चौकोर ब्लॉक है, इसको काट लेंगे और इनको सुखा लिया जाता है और फ्यूल की तरह यूज़ में लिया जाता है। ड्राइड पीट कट इनटू ब्लॉक्स एंड ड्राइड इन सनलाइट। जो ड्राइड पीट होते हैं उनको ब्लॉक्स में कट कर लिया जाता है और उन्हें सनलाइट में सुखाया जाता है। पीट इज़ रिच इन कार्बन। तो इस तरह से जो पीट होता है कार्बन रिच होता है क्योंकि इसका कार्बनाइजेशन भी हो गया और इस तरीके से इसे एज फ्यूल यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ है पीट का प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। केमिकल ट्रीटमेंट
cellulose in peat is broken down into sugar which through fermentation is converted into alcohol। तो जो एथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन किस तरह से की जाएगी, क्योंकि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, पीट के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। केमिकल ट्रीटमेंट करने के कारण क्या होगा, ये शुगर में ब्रोक डाउन हो जाएगा, जिसके कारण अब इसका फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। नाइट्रेट्स, ब्राउन डाइज एंड टैनिंग्स मटेरियल हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पीट। जो नाइट्रेट्स होती हैं, ब्राउन डाई और मतलब टैनिंग मटेरियल्स इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है पीट, पीट तार, अमोनिया एंड पैराफिन आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। पीट, पीट तार, अमोनिया और इस तरीके के और भी जो मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में लिए जाते हैं, वो उनका प्रोडक्शन इससे किया जाता है। तो पीट तार कुछ इस तरह से ब्लैक कलर का लिक्विड दिखाई देता है, ये जो है, और इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में लिया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि पीट तार होता क्या है। ए लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ पीट। तो ये क्या होता है, पीट को डिस्टिल किया जाएगा, मतलब कि पीट से डिस्टिलेशन करके इसको निकाला जाता है। पीट तार इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी केमिकल कंपाउंड सच एज मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स एंड देयर एस्टर्स, पैराफिन, वैक्सेस, फैटी एसिड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नाइट्रोजन बेसेस एंड न्यूट्रल ऑयल्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका ये केमिकल कंपोजिशन होता है जो कि इसको पीट से डिस्टिल करके बनाया जाता है। पीट तार इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ गैसिफिकेशन एंड कुकिंग ऑफ लैम्प एंड मिल्ड पीट। कुकिंग ऑफ लम्प एंड मिल्ड पीट। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि पीट तार किस तरीके से प्राप्त होता है। नेक्स्ट यूज था यूज इन हॉर्टिकल्चर। Peat is added to dry, sandy soil or other humus-poor soil. It improves their water holding capacity and serve as source of organic matter. तो यहाँ हम देखते हैं कि पीट को कुछ ड्राई सैंडी सॉइल्स में मिला दिया जाता है और इससे ह्यूमस पुअर सॉइल जिसमें मतलब ह्यूमस की बहुत कमी होती है, ऐसी सॉइल में इसको ऐड कर देते हैं। इसके कारण क्या होगा, ये खुद ऑर्गेनिक मटेरियल है और इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी सॉइल की, और एज ए गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की तरह इसको यूज़ में लिया जाता है। तो जैसे हम हॉर्टिकल्चर में इसका यूज़ देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, रूट के चारों ओर इसको इस तरीके से लगा दिया जाता है और यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमस। तो यहाँ पे ये इसका काम है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, तो एज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमस इट इज़ यूज्ड। Dried sphagnum is also used as garden mulch, which help to retain high soil acidity required by certain plants. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो ड्राइड स्फैग्नम होता है यह बहुत ही ज़्यादा वास्टली यूज़ में लिया जाता है। Peat is also used as substratum for seed germination and propagation of some plants. तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पीट को सीड जर्मिनेशन और प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। स्फैग्नम इज़ आल्सो यूज्ड एज पैकेजिंग ऑफ for grafting scions to protect them against drying influence of surrounding air. जो स्फैग्नम होता है उसको जो साइंस ग्राफ्टिंग के टाइम पे जो साइंस होते हैं उनके पैकिंग के लिए भी काम में लिए जाते हैं, जिससे कि वो ड्राई ना हो और जो उसके आसपास की एयर है उससे उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ड्राइड स्फैग्नम has the ability to hold water and used as packing material for shipment of live plants, cut flowers, vegetative perishable fruits, bulb and tubers. इसी तरह से जो ड्राइड स्फैग्नम होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है, जिसके कारण इसको हम जो जीवित प्लांट्स होते हैं और फ्लावर की कटिंग्स हैं, इसके अलावा जो वेजिटेटिव और जो ऐसे फ्रूट जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बल्ब, ट्यूबर, इनको प्रोटेक्ट करने में या इनकी पैकेजिंग करने के काम में लेते हैं।
Peat is also used in cold storage of fruits, fishes, egg and meat. इसके अलावा पीट को यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट, फिशेज, एग और मीट इनके कोल्ड स्टोरेज के भी काम में लिया जाता है. The various products of industrial use such as acetic acid, methyl alcohol, humic acid, carbonic acid, paraffin, wax and lignin used in plastic making have been obtained from peat by different method. तो इस तरह से ये जो कुछ और भी इंडस्ट्रियल यूजेज हैं जो कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स में बनाने के यह काम में लिया जाता है. Peat is also used in surgical dressing because of its great absorbent power and antiseptic property. इसी तरह से जो पीट होता है उसे सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ में लिया जाता है क्योंकि एक तो इसकी एब्जॉर्बेंट पावर बहुत ही अच्छी है और दूसरा इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के कारण. नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़ ऑफ ब्रायोफाइट्स. मेडिसिनल यूज़ ऑफ ब्रायोफाइट्स आर स्कैंटी. However, some bryophytes are used as medicine. जब हम यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के मेडिसिनल यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही कम पाए जाते हैं. स्कैंटी यूज़ देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन में यूज़ में नहीं आ रहे, पर यह कि हाँ एक दो प्लांट ऐसे हैं जो कि यूज़ में आ जाते हैं. However, some bryophytes are used as medicine. बस कुछ ही प्लांट हैं जो कि मेडिसिन की तरह काम में लिए जाते हैं. मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा. फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा. क्योर पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस. जो पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस होती है उसके काम में यह आता है. सेकंड है एक्सट्रैक्ट ऑफ मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा. एंटी कैंसर नेचर का यह होता है. डिकॉक्शन ऑफ स्फैग्नम. ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हेमोरेज एंड डिजीज ऑफ आई. जो डिकॉक्शन होता है स्फैग्नम का, मीन्स जो स्फैग्नम का काढ़ा तैयार किया जाता है उसको हीमोरेज और आई डिजीज़ में काम में लिया जाता है. टी ऑफ पॉलीट्राइकम कम्युने हेल्प टू डिसॉल्व स्टोन ऑफ किडनी एंड गॉल ब्लैडर. इसी तरह से जो पॉलीट्राइकम कम्युने की जो टी होती है वो किडनी और गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने के काम में लिए जाते हैं. पीट तार हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ एंड यूज्ड एंड प्रिजर्वेटिव्स. इसी तरह से जो पीट तार है उसकी भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण उसको भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ में लिया जाता है. स्फैग्नॉल डिस्टिलेट ऑफ पीट तार. इसी तरीके से जो पीट तार है अब उसका भी डिस्टिलेट स्फैग्नॉल होता है और इसको भी यूज़ में लिया जाता है. यूज्ड इन स्किन डिजीज़ ट्रीटमेंट. और यह स्किन डिजीज़ ट्रीटमेंट में ही काम में आता है. ब्रायोफाइट्स इन रिसर्च. अब इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स का रिसर्च में क्या रोल रहता है, कि यहाँ पे यह क्या काम आता है. एज ए रिसर्च टूल इन वेरियस फेज ऑफ बॉटनी सच एज जेनेटिक, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. तो जो रिसर्च टूल की तरह यह बॉटनी में बहुत ज़्यादा काम आता है क्योंकि प्लांट है तो इसलिए बॉटनी में काम में आएगा. तो जैसे जेनेटिक्स में, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, इस फील्ड में यह बहुत ही ज़्यादा काम में लिया जाता है. The mechanism of sex determination in plant was discovered for the first time in liverwort spherocarpus. तो यहाँ पे ये बताया है कि जो सबसे पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं हम मैकेनिज्म प्लांट्स में, वो सबसे पहले लिवरवर्ट में ही देखी गई थी. जो स्फेरोकार्पस ब्रायोफाइट है इसके अंदर यह सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म स्टडी की गई थी और इसमें ही सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी. ब्रायोफाइट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड नॉट डायरेक्टली यूज्ड एज ह्यूमन. जब हम यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट को किस तरह से यूज़ में ले रहे हैं, तो एज ए सोर्स ऑफ फूड क्या ये फूड की तरह भी यूज़ में आता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि नो, डायरेक्टली यूज्ड एज ह्यूमन फूड, कि ब्रायोफाइट को कोई भी डायरेक्टली ह्यूमन फूड की तरह यूज़ में नहीं लेता है. दिस इज़ मोस्टली यूज्ड एज फूड फॉर एनिमल्स और बर्ड्स. तो यहाँ पर ये जो एनिमल्स और बर्ड्स के ही फूड के काम में आता है. ब्रायोफाइट्स एज पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट है इसका एक और, जैसे हमने एनवायरनमेंट के बारे में, यूज़ के बारे में बात की थी, तो यह पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम में आता है. बोथ अलाइव एंड एयर ड्राइड मॉसेज स्फैग्नम कैन आल्सो एब्जॉर्ब मेटल. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अलाइव, जीवित या एयर ड्राइड मॉसेज होती हैं वो मेटल्स को एब्जॉर्ब करती है. द एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल कैटाइन इन मॉसेज एनेबल टू them to be used as atmospheric and aquatic pollution indicator.
इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो एक्वेटिक पॉल्यूशन, ये जो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होता है उसमें से हैवी मेटल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से एज ए इंडिकेटर ये है यूज़ में लिए जाते हैं कि यहाँ पर किसका पॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स देखेंगे। फर्स्ट है इसमें एज एड्स इन सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन करने में किस तरह से ब्रायोफाइट्स हेल्प करते हैं। प्रिवेंट शीट इरोजन ऑफ सॉइल। जो शीट इरोजन होता है जिसमें कि जो सॉइल के ऊपर की लेयर होती है उसे यह मूव करके ले जाता है हवा के साथ या पानी के साथ, तो उसको यह प्रिवेंट करता है। दे ग्रो इन डेंस स्ट्रैंड फॉर्मिंग ए मैट और कारपेट लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से एक डेंस और कारपेट लाइक वेजिटेशन की तरह ग्रो करते हैं, जिससे कि एक जो लैंड होती है उसके ऊपर यह कारपेट वेजिटेशन बनाते हैं। दिस थिक मॉस कारपेट सर्व ए टू फोल्ड फंक्शन। इस तरह से जो ये थिक कारपेट होता है टू फोल्ड फंक्शन करता है। फर्स्ट बियर्स द impact of the falling raindrop, and second it hold much of the water that falls and reduce the amount of runoff water। तो इस तरह से यह दो टाइप के फंक्शन करता है। एक तो जो बारिश की जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उससे डायरेक्ट सॉइल का इरोजन ना हो तो उसको प्रिवेंट करता है, उसके इम्पैक्ट को कम करता है। दूसरा यह है कि यह जो रन ऑफ वाटर होता है उसकी अमाउंट को कम कर देता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यह होल्ड कर देता है। अंडरग्राउंड राइजोइड्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर टू ए कंसिडरेबल डेप्थ सो फॉर्मली दैट देयर इज नो और लिटिल इरोजन इवन ऑन ए स्टीपी हिल साइड। तो इस तरह से जो अंडरग्राउंड राइजोइड्स होते हैं वो क्या कहते हैं, एक दूसरे में आपस में गुथे हुए रहते हैं, जिसके कारण जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको यह है फॉर्मली बांध के रखते हैं, जिससे कि जो स्टीपी हिल्स होती हैं वहाँ पर जो सॉइल इरोजन है उसको यह रोकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कवर। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कवर, कि किस तरह से यह सॉइल का फॉर्मेशन कर रहा है और वेजिटेशन को कवर करके रखता है। लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन। जो लाइकेन और ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करके जाते हैं। बोथ आर स्लो बट दे आर एफिशिएंट फॉर्मेशन। यह दोनों ही स्लो होते हैं लेकिन इनके जो एफिशिएंटली सॉइल को फॉर्मेट करते हैं, मतलब सॉइल बनाने का काम यह बहुत ही ज़्यादा करते हैं। द लाइकेन्स आर पायोनियर टू कॉलोनाइज barren bare rocky surface where are no other plant grow। इस तरह से जो लाइकेन्स होते हैं वो किसी भी बैरन रॉकी सरफेस के लिए पायोनियर का काम करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली रॉकी सरफेस पे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। जैसे कि हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी यह देखते हैं कि सबसे पहले रॉक के ऊपर लाइकेन्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं। तो इस तरीके से लाइकेन यहाँ पर एज ए पायोनियर सर्व होते हैं। The lichen thalli secrete organic acid which gradually dissolve and disintegrate the rock to which they cling। तो इस तरह से जो लाइकेन्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड का सीक्रेट करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड के कारण जो रॉक्स की जो ऊपर की लेयर होती है वो धीरे धीरे गलने या डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देती है। The rock particles together with the dead and decaying older part of the lichen thalli form fertile soil। तो इस तरह से जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे रॉक पार्टिकल्स में धीरे धीरे जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं प्लांट के डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो मिक्स होता चला जाता है और इस तरह से लाइकेन यहाँ पर फर्टाइल सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। मॉसेस मेक देयर अपीयरेंस व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दिस फर्टाइल सॉइल गैदर इन द क्रेविक्स ऑफ रॉक सरफेस। तो सबसे पहले लाइकेन ने क्या किया, वहाँ पे थोड़ी सी फर्टाइल सॉइल बना दी। जब फर्टाइल सॉइल बन जाती है उसके बाद मॉसेज वहाँ पर जो रॉक्स की जो क्रेविक्स होती हैं, खाँचें होती हैं, उसमें ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्रेसिव ग्रोथ
and death of the older part of the mosses adds to substratum begun by the lichen। तो इस तरह से जो सक्सेशन की प्रोसेस है या फिर कि जो ओल्ड पार्ट है वो की तो डेथ होती जाएगी और नया प्लांट वहाँ पर उगता जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लाइकेन इसकी शुरुआत करते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर देखा जाता है। The moss mat collect the sufficient moisture and contain humus to form a suitable substratum for the growth of many rock loving herbaceous plant। तो इस तरह से जो मॉस मैट होती है वो सफिशिएंट मॉइस्चर को अपने में कंटेन करता जाता है और जो नई हर्बेशियस स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज उगने वाली होती है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करके हेल्प करता है। तो मॉसेज के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे साइडम, थाइमस, सेक्सीफेग्रा और एजूम। बॉग सक्सीजन, बॉग सक्सीजन से मतलब हो गया कि जब फॉरेस्ट क्लाइमेक्स उस पर जाएगा। द मॉस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बॉग सक्सीजन फ्रॉम ओपन वाटर टू क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। तो सबसे पहले जब सक्सीजन की शुरुआत ओपन वाटर से हो रही है तो वहाँ पे मॉसेज ही होते हैं जो उन्हें क्लाइमेक्स फॉरेस्ट की तरफ मूव कराएंगे, कि मतलब जो कि खाली पॉन्ड था वहाँ से अब फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है रोल एज रॉक बिल्डर्स। मॉसेज सच एज ब्रायम, हाइपनम, तो ये सारी जो मॉसेज है रॉक बिल्डर्स की तरह भी काम करती हैं। दे ग्रो इन एसोसिएशन विद अदर एक्वेटिक प्लांट्स सच एज कारा प्ले ए रिमार्केबल रोल एज रॉक बिल्डर्स। तो ये क्या करते हैं कि ये एसोसिएशन में ग्रो करेंगे, जैसे कि कारा प्लांट हो गया, एक्वेटिक प्लांट है, इसके साथ एसोसिएशन में यह रुक जाते हैं, ग्रो करेंगे और रॉक बिल्डर का रोल प्ले करते हैं। दीज प्लांट ग्रो इन शैलो वाटर, ये प्लांट शैलो वाटर में उगते हैं जैसे कि लेक, स्ट्रीम और स्प्रिंग्स विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जो ये प्लांट हैं ब्रायोफाइट्स कैरा के साथ मिलकर के शैलो वाटर में ग्रो करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जो अमाउंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। दीज प्लांट्स ब्रिंग डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट बाय एब्स्ट्रैक्टिंग फ्री कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड होगी तो यह बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करते जाते हैं। द इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट्स, और इस तरह से जो इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रिसिपिटेट होता चला जाता है। दीज इनसॉल्यूबल मिनरल्स on exposure hardens forming calcareous lime rock like deposits around these plants। तो इस तरह से जो इंसॉल्युबल मिनरल होता है तो यह धीरे धीरे क्या होगा रॉक की फॉर्म में आने लग जाता है, कैलकेरियस होता चला जाएगा लाइम की तरह, और इस तरह से यह रॉक का डिपोजिशन होने को मिलता है। दीज डिपोजिट कंटिन्यू ग्रो टू बाय द एड ऑफ मॉसेज एंड एल्गी ग्रोइंग इन द वाटर एक्सटेंडिंग ओवर एरियाज ऑफ सेवरल 100 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से जो ये डिपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का ये धीरे धीरे होता जाता है और धीरे धीरे बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है और बड़े साइज की रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।